इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट के बारे में। हीट का थोड़ा सा मैंने आप लोगों को समझाया था डेफिनेशन जब हमने लिया था थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, और इंटरनल एनर्जी हुआ था समझो हम लोगों को। तो अब हीट डिनोटेड बाय क्यू, उसके बारे में समझते हैं। ध्यान दो, फिर से एक बार बता रहा, थोड़ा सा मैंने समझाया था, फिर से बता रहा। जब हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया था तब बताया। तो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बना रहे हैं, तो ये है कंटेनर, उसमें है सपोज वाटर, ठीक है, ये है वाटर, ठीक है, ये है बाउंड्री, कंटेनर मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बाउंड्री, और ये उसके अंदर वाटर। तो ये सब मिला के बन गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एक यूनिट बन गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, ठीक है। नाउ इनको छोड़ के बाकी जो भी बचेगा वो सराउंडिंग है। मान लो वाटर है एट हायर टेम्परेचर, तो हम बोलेंगे हॉट वाटर है इसके अंदर। सो सपोज उसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग, इसको छोड़ के बाकी जो भी बचा है वो है सराउंडिंग। सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग को आप एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, एनवायरनमेंट या सराउंडिंग। तो हम इसको सिंबल देंगे टीई, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग या टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, ई, टीई। और इसको नाम देंगे टीएस, टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम। तो ये टीई मतलब टेम्परेचर ऑफ surrounding, or we can say temperature of environment, ठीक है। and Ts is the temperature of the system। देखो, तो T is the temperature of surrounding या temperature of environment and Ts is the temperature of the system। अभी हम ये वाली केस में लिख सकते हैं यहाँ पे कि Ts is greater than Te, यानी temperature of the body is more than the temperature of surrounding, ठीक है, या environment। तो ये हीट इमिट करेगा ज्यादा, एरो देखना ना बराबर, बाहर की तरफ इमिट कर रहे हैं, ठीक है। So there will be loss of energy, एनर्जी का होगा लॉस। हम सिस्टम में से एनर्जी निकाल रहे हैं बाहर, सराउंडिंग में जा रही है वो एनर्जी। तो हीट एनर्जी की डेफिनेशन एक बार फिर से बता देता, इससे पहले बताया, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एक्सचेंज हो रही बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये तो इमिट वाला हो गया, एब्सॉर्ब वाला भी बताऊंगा। तो हीट एक्सचेंज हो रही विद द सराउंडिंग, तो एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड हीट। इसके पहले वाले वीडियो में लास्ट में ये टॉपिक बताया था शॉर्ट में कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही दैट इज कॉल्ड हीट। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही दैट इज कॉल्ड हीट। द एनर्जी व्हिच इज एक्सचेंजिंग बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड हीट, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें भी वाटर है पर इसमें हम लोग लेंगे कोल्ड वाटर। टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट वही रखेंगे पर यहां बदल रहे, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इट इज 4 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड वाटर जो हमने फ्रिज में से निकाला, तो ये सराउंडिंग में से एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी। जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही बिटवीन सराउंडिंग एंड द सिस्टम, या इमिट हो रही होंगी या एब्सॉर्ब हो रही होंगी, जो भी हो रहा था दैट इज कॉल्ड हीट। तो देखो यहां पे कंडीशन ये है कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट या सराउंडिंग। तो अब ध्यान देंगे, यहां एनर्जी का लॉस हो रहा, तो यहां सिस्टम एब्सॉर्ब कर रही, यानी एनर्जी का क्या हो रहा वहां पे गेन। इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा सिस्टम का, और यहाँ टेम्परेचर सिस्टम का डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे हो रहा लॉस और यहाँ पे हो रहा गेन। ये पहले भी बता चुके हैं। अगर यहाँ एनर्जी का लॉस हो रहा तो क्यू आएगा नेगेटिव, एनर्जी का लॉस, क्योंकि हम सिस्टम में से एनर्जी निकाल रहे हैं, हीट एनर्जी निकाल रहे हैं, इसलिए क्यू नेगेटिव।
और यहाँ पे आएगा Q पॉजिटिव। कंडीशन देख लो, याद रखना। फिर से बता देता हीट की डेफिनेशन, द एनर्जी दैट इज एक्सचेंज, जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट। हीट का ऐसा यूनिट याद रखना, पहले बताया है जूल्स है। सीजीएस और एमकेएस यूनिट अलग है, एक बार शॉर्ट में लिख देता। हीट का ऐसा यूनिट है जूल्स, बिकॉज हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एमकेएस यूनिट है किलो कैलोरी और सीजीएस यूनिट है कैलोरी। तो फिर से बोल रहे, याद रखो, एनर्जी विच इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, सराउंडिंग का बीच में लिख देता, दोनों के लिए सेम है इधर का। टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 27 डिग्री सेल्सियस, दोनों एग्जांपल के लिए सेम। यहाँ है हॉट वाटर, यहाँ है कोल्ड वाटर। तो एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, दैट इज कॉल्ड हीट। जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही बिटवीन द सराउंडिंग एंड द सिस्टम इज कॉल्ड हीट। अगर हम सिस्टम में से हीट रिमूव कर रहे हैं, जैसे ये एग्जांपल में है, तो एनर्जी का लॉस हो रहा, Q की वैल्यू नेगेटिव, लॉस हो रहा। अगर ये एग्जांपल लेंगे, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही, सिस्टम एब्सॉर्ब कर रही है एनर्जी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये वाली कंडीशन याद रखो, ये भी गेन हो रहा है एनर्जी का, सिस्टम गेन कर रही है एनर्जी, तो Q इज पॉजिटिव। एक और कंडीशन बता था, ये देख लो पहले। तो याद रखना, हीट इज द एनर्जी विच इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। थर्ड केस है, वो भी बता था, ये देख लो पहले। ठीक है, तो Q यहाँ निगेटिव क्योंकि सिस्टम का लॉस हो रहा, यहाँ सिस्टम गेन कर रहा, इसीलिए Q पॉजिटिव, हीट एनर्जी गेन हो रही। तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q इज द एनर्जी exchanged between system and surrounding। थर्ड वाली केस भी बता, वो भी देखते हैं। अब इसको या इसको थोड़ी देर छोड़ दो वैसे, तो फाइनली क्या होगा, सराउंडिंग और सिस्टम चाहे वो हो चाहे ये हो, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम टेम्परेचर हो जाएगा। तो अब ये जो वाटर है यहां पे, ठीक है, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग जितना ही हो जाएगा हीट एक्सचेंज होने के बाद। यहाँ पे और यहाँ पे भले इन दोनों को थोड़ी देर वैसे ही छोड़ दो, एक इसमें गर्म पानी एक इसमें ठंडा पानी, तो आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अगर देखेंगे आफ्टर सर्टेन टाइम, तो यहाँ पे सिस्टम का भी टेम्परेचर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस और एनवायरनमेंट या सराउंडिंग का भी टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। सो देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी ना गेन होगा ना लॉस होगा। प्रीवियस थ्योरी में हमने ऐसा बोला था कि जितनी हीट इमिट कर रहा उतनी एब्सॉर्ब, तो वही है, नो लॉस नो गेन। तो हम यहाँ बोलेंगे एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही, अरे 10 रुपए दिए 10 रुपए वापस ले लिए, लॉस या गेन कुछ भी नहीं हुआ, बस वही लिख रहे, देयर इज नो लॉस नो गेन, यानी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई ऐसा कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हीट ट्रांसफर्ड या एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0। तो याद रखना, फर्स्ट एग्जांपल में अगर सराउंडिंग से सिस्टम हायर टेम्परेचर पे है तो एनर्जी का होगा लॉस, ये वाली कंडीशन भी याद रखो, Ts is greater than TE, temperature of system is greater than temperature of environment और सराउंडिंग, एनर्जी का लॉस होगा, Q की वैल्यू लेंगे नेगेटिव। अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी का होगा गेन, ये वाली कंडीशन याद रखो। तो हम बोल रहे हैं एनर्जी जो एब्सॉर्ब हुई है इसलिए Q इज पॉजिटिव, हीट एब्सॉर्ब पॉजिटिव। और अगर टेम्परेचर सेम है सिस्टम और सराउंडिंग का, Ts is equals to TE, then Q is equals to 0, there will be no loss no gain of the energy, और उस एनर्जी को हम बोल रहे हैं हीट एनर्जी। नोट्स में और टेक्स्ट बुक में डायग्राम थोड़ी अलग है, तो हमने वही डायग्राम लिया है जो नोट्स में है, ठीक है, वो भी बता रहे थे। देखो ये समझाने में इजी है, समझ में आएगा।
टेक्स्ट बुक में कौन सी डायग्राम है वो बता दो, ये डायग्राम में हटा रहा, देख लो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में कौन सी डायग्राम है, कोई डायग्राम हमने नोट्स में बनाई है, पर आप लोग ऐसे भी बनाएंगे तो चल जाएगा, कोई वहां ऐसे एक जिगजैग बनाया है, दिस इज सिस्टम और उसका टेम्परेचर है Ts, बाहर टेम्परेचर है Te, टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, कंडीशन वही Ts इज ग्रेटर देन Te, यानी एनर्जी सराउंडिंग में जाएंगे, लॉस हो रहा है एनर्जी का, तो उन्होंने एरो ऐसा दिया, यस बाहर की, जो हमने हमारे ऐसे एग्जांपल में बताया था बस। तो नोट्स में ये डायग्राम है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम, ठीक है। तो आप चाहे तो जो मैंने डायग्राम बनाई है वो भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पे भी zigzag, ये है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, ये है टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। अब हमने लिखा है सिस्टम का टेम्परेचर कम है तो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगी सराउंडिंग से हीट, तो एरो ऐसा दिया है, यस जैसे हमने दिया, पर हमने सिस्टम की डायग्राम अलग बनाई, पर आप लोग चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड, टेम्परेचर सेम, नो लॉस नो गेन, तो एरो देने की जरूरत नहीं है। दिस इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, दिस इज टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ लिख देंगे Q की वैल्यूज यहाँ लिख देंगे, ठीक है। बस इतना चेंज है, डायग्राम ऐसे बनानी पड़ेगी आप लोग, जैसे मैंने समझाया वो समझिए, ये डायग्राम में कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग समझ ही जाएंगे। फिर से बता रहा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम यानी हॉट वाटर था और बाहर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कम है, तो हॉट वाटर से एनर्जी बाहर जा रही है, ये कोल्ड वाटर था, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, बस वही। तो डायग्राम टेक्स्ट बुक में ऐसी है, इसलिए हमने नोट्स में ऐसे डाला है, नहीं तो जैसी डायग्राम मैंने बनाया है आप लोग वैसे ही डायग्राम बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलेगा, ठीक है। बस ये कंडीशंस मेन है, वो देखो एक बार। तो क्यों कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, कब जीरो लेना है, वो थोड़ा सा देखिए। तो याद रखो, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही, इमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही, उसके हिसाब से ये वैल्यू रहेंगी, बट जो एक्सचेंज हो रही है एनर्जी, इट इज कॉल्ड हीट, तो ये ध्यान रखो, यहाँ एक्सचेंज नहीं हो रही क्योंकि वैल्यू जीरो। नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेते, ये मिटा दें, पहले ये मिटा देते हैं। और ये याद रखो, Q निगेटिव मतलब आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, Q इज लेस देन जीरो मतलब निगेटिव। यहाँ Q पॉजिटिव मतलब Q इज ग्रेटर देन जीरो, तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, या ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। वहाँ तो Q जीरो, ये इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको मिटा रहे, अब लेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा। इंटरनल एनर्जी पहले हो चुका है, ठीक है, ये मिटा के फिर बताता हूँ। पहले वाले वीडियो में इंटरनल एनर्जी हुआ है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, अब हम लोग ले रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसके पहले हम लोग सिर्फ देख चुके हैं इंटरनल एनर्जी। फिर से बता देता व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। गैस के लिए देखा था हम लोगों ने कि मॉलिक्यूल्स लार्ज नंबर है, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी, दैट मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन और ब्राउनियन मोशन, याद है। तो उनके पास है काइनेटिक एनर्जी, दैट काइनेटिक एनर्जी is possessed by the system is called internal energy. So internal energy is the energy possessed by the system due to random motion की वजह से। अगर गैस है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, और लिक्विड और सॉलिड है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और गैस में भी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी बताए थे। अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर पॉलीएटॉमिक गैस है तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेंगी। ये इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है, और इसके पहले वाले चैप्टर में केटीजी एंड रेडिएशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी हो चुका है, तो वो एक बार लगे तो फिर से देख लेना। इंटरनल एनर्जी शॉर्ट में बता दिया। आपको इंटरनल एनर्जी चेंज करना है, चेंज करना है मतलब टेम्परेचर चेंज करना है। फिर से बता रहा, अगर आप किसी गैस को हीट करेंगे, मॉलिक्यूल और फास्ट मूव होंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो ये याद रखना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही मतलब इंटरनल एनर्जी, जिसको हम U से डिनोट कर सकेंगे, वो भी इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो मॉलिक्यूल की एनर्जी निकलेंगी, एनर्जी कम होंगी, सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होंगी मतलब इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो
चेंज कैसे करना है इंटरनल एनर्जी को, ये सब कुछ डिपेंड करेगा, काय पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। वही अब हम देखने वाले हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसके हिसाब से इंटरनल एनर्जी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो वो देखते हैं। तो इंटरनल एनर्जी इसके पहले वाले वीडियो में समझाया बेटा, एक बार लगे तो पिछला वीडियो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट वीडियो देख लो। तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे करना है। पहला है हीटिंग करने से, गर्म करने से कैसे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, तो यहाँ लिखा ही है, फिर से बताएंगे, देखते इसको। एंड सेकेंड इज बाय डूइंग वर्क। दोनों एग्जांपल बता रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी चेंज करना मतलब इन शॉर्ट याद रखो टेम्परेचर चेंज करना। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर मोनोएटॉमिक गैस की याद है एनर्जी का इक्वेशन, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था 3/2 kBT। ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये तो नंबर ही है। तो इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल याद है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन वाले में। तो याद रखो इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर चेंज होगा जो, तो दैट इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी फिर से बता दें एक बार, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। गैस होगा तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी, और सॉलिड और लिक्विड है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हीटिंग गैस का एग्जांपल लेंगे। देखो ये समझो हमारे पास एक कंटेनर, उसमें पिस्टन लगाया, पर पिस्टन अभी फिक्स रखेंगे। तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने के तरीके बता रहा है। इंटरनल एनर्जी चेंज करना है मतलब क्या चेंज होगा, याद रखना टेम्परेचर, सीधा सीधा लॉजिक है। टेम्परेचर चेंज हो गया तो मॉलिक्यूल या तो फास्ट होंगे या स्लो होंगे, अभी बताया था, ठीक है। देखो अब यहाँ गैस है, समझो गैस मॉलिक्यूल्स, अब हम इसको हीट करने वाले हैं। हीटिंग लिखा है ना, हीट करने वाले हैं। तो ये बर्नर लगा के हम लोग उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है पहले 100 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर हीट करेंगे, पिस्टन को मूव नहीं होने दे रहे हम लोग, पिस्टन वही हमने फिक्स करके रखा है समझो। अब हीट करते जा रहे टेम्परेचर बढ़ गया, सपोज हो गया 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज, मतलब इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हुई है, याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। हीट कर रहे थे इसको, तो हीट करके टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक चेंज कर दिया। तो हीटिंग से क्या चेंज हुई है, इंटरनल एनर्जी, मतलब क्या चेंज हुआ है, टेम्परेचर। तो जो गैस मॉलिक्यूल पहले स्लो मूव हो रहे थे अब फास्ट मूव होंगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिली है। नाउ ड्यू टू दैट फास्ट मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, हीटिंग से कैसे एनर्जी चेंज होगी। तो यहाँ पे आप लॉजिक लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, पर हीट करके यहाँ तक पहुंचे। दिस इज टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट और ये है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। तो डेफिनेटली ये ज्यादा होगा तभी गर्म कर पाएंगे उसको। सो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट फ्लो की डायरेक्शन बना सकते चाहे तो ये ऐसे हीट इधर जा रही है। तो हम हीट सिस्टम को दे रहे हैं, मतलब Q पॉजिटिव है, ऐसा भी लिख सकते हैं, जो इसके पहले बार समझाया, लिखने की जरूरत है, पर याद रखना हीट ये वाली डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसीलिए उसका टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज। ये है इनिशियल स्टेट और ये है फाइनल स्टेट। देखो तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, मॉलिक्यूल फास्ट मूव होंगे, मतलब क्या इंक्रीज हुआ है, इंटरनल एनर्जी। देखो रिवर्स प्रोसेस याद रखो, इसको हीट करने की जगह अगर कूल करेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से मान लो चले गया 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, डिक्रीज हुई है। तो एरो हम ये डायरेक्शन में देंगे कि हमने हीट निकाल ली, तो या तो हीट दो या हीट रिमूव करो, एक ही बात है। इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हीट किया तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, कूल किया तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। देखो वहां तक दिख रहा, ठीक है। तो इसको जगह बदल देते हैं, हाँ बदल देते। तो ये हम हीट कर रहे हैं। अगर कूल किया जाए
तो ये इनिशियल और उसकी फाइनल यहाँ बना है। अब कूल किया है हमने, कूल किया मतलब फ्रिज में रख दिया या सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है समझो, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हीट कर रहे थे तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग यानी एनवायरनमेंट ज्यादा था, अब कूल कर रहे हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, यानी टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। यहाँ सिस्टम का कम था या एनवायरनमेंट का कम है, या ऐसे लिखो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, उल्टा कर दिया, ठीक है। सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट फ्लो ये डायरेक्शन में होगा, सराउंडिंग में जाएंगी हीट, तो बॉडी क्या हो रही कूल, या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, बॉडी हो रही कूल, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कूल होने के बाद वो पहुंच गई समझो TS 50 डिग्री सेल्सियस, दोनों भी चलते हैं। तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो यहाँ इंटरनल एनर्जी जो है, अब देखो एनर्जी Q की वैल्यू पॉजिटिव, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि इसको एनर्जी मिल रही है, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। यहाँ सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकल रही, सराउंडिंग में जा रही, इसके पहले ही समझाया है Q की वैल्यू निगेटिव, मतलब U की वैल्यू डिक्रीज हो रही, देखो समझ में आ रहा है, ठीक है। हम इसमें से एनर्जी निकाल रहे हैं, यानी टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी कम मतलब इंटरनल एनर्जी कम। तो ये है टेम्परेचर हायर लेवल पे सिस्टम का, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो सराउंडिंग में अब हीट नहीं कर रहे, समझो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ सराउंडिंग का ज्यादा था क्योंकि हम हीट कर रहे थे, तो एनर्जी ये डायरेक्शन में फ्लो रही, अब एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो रही, यानी सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम हुआ मतलब हम एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे, उसमें से रिमूव कर रहे निगेटिव, तो एनर्जी कम हो रही मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो रही, तो ये इंक्रीज का गया, ये डिक्रीज का गया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। वो बता था पहले ये मिटा देते हैं, एक देख लो एक बार फिर आगे चलते हैं। तो इंटरनल एनर्जी अगर आपको चेंज करना है मतलब टेम्परेचर चेंज करना है, तो आप या तो हीट करो या उसको कूल करो, तो यहाँ हीट कर रहे हैं यहाँ कूल कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट करना है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, कूल करना है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होना चाहिए, देखो। तो हीट या कूल करके आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं बाय डूइंग वर्क का बता, देखो एक तरीका। तो बेटा ये फिल इन द ब्लैंक करने के लिए याद रखना क्या होगा, हाँ इनका रिलेशन हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 0th लॉ हो चुका है, अब हम लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उनमें इसका रिलेशन आ जाएगा, तो वहां पे भी ये वेरीफाई करके बता दूंगा कि Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो U इंक्रीज होगा, Q की वैल्यू नेगेटिव है मतलब U डिक्रीज होगा, तो वो देखेंगे। अभी यहाँ लॉजिक तो समझा ही है, हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा तो टेम्परेचर बढ़ रहा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही, सिस्टम में से हीट निकाल रहे ठंडा कर रहे हैं उसको तो Q नेगेटिव और एनर्जी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ये हमारा रिलेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आ गया। तो ये कंडीशन बिठा देते हैं, तो याद रखना हीट ही नहीं कूल भी करेंगे तो भी वही लॉजिक अप्लाई होता, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज, तो हम पढ़ रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो पहला तरीका हो गया इंटरनल एनर्जी चेंज करने का, हीट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, कूल करेंगे सिस्टम को तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। सेकेंड तरीका है वर्क करना, हीट करने वाले नहीं है, यानी हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करने वाले नहीं है। यहाँ Q की वैल्यू 0, अगर फर्स्ट लॉ में देखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे वर्क डन 0, हमने गैस को कंप्रेस या एक्सपांड नहीं किया है, हमने कोई वर्क नहीं किया है, तो वर्क डन अभी 0, तो ये फर्स्ट लॉ में देखेंगे बदला है। अभी हम यहाँ हीट करने वाले नहीं है, जैसे हम यहाँ हीट कर रहे थे हम यहाँ हीट नहीं करने वाले, मतलब हम ना एनर्जी देने वाले हैं ना हम एनर्जी निकालने वाले, हम वर्क करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो बता दो, तो Q की वैल्यू 0 है। अब देखो ये है पिस्टन और इसके अंदर है गैस, हम गैस को सडनली कॉम्प्रेस करेंगे, सडनली कॉम्प्रेस, तो गैस को स्लो प्रोसेस नहीं सडन फास्ट करना है, तो गैस को हमने सडनली कॉम्प्रेस कर दिया, ये देखो गैस को सडनली कॉम्प्रेस कर दिया, ये देखो, यानी पिस्टन पहले यहां था अब यहां से यहां तक आ गया, हमने गैस पे वर्क किया है,
हमने गैस पे वर्क किया है, हमने गैस को सडनली कंप्रेस किया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। गैस को अगर आप सडनली कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी इंटरनल एनर्जी भी क्या होंगी, इंक्रीज। देखो एक बार समझ में आ रहा। इसका एग्जांपल बताता, आप अगर ठीक है आजकल तो हम जाते और वो मशीन वाले से हवा भर लेते, कभी आपने वो पंप से अगर साइकिल में हवा भरी होगी तो हम क्या करते, पंप को ऊपर उठाते और सट यानी सडनली उसको प्रेस करते, फिर ऊपर उठाते फिर उसको प्रेस करते ताकि टायर में हवा जा सके प्रेशर से। तो हम गैस को वहां पंप के अंदर सडनली प्रेस करते। आप 5-6 बार पंप करके अगर पंप को हाथ लगा के देखेंगे तो यू कैन फील दैट हीट, आपको पता चलेगा कि पंप गर्म हुआ है। 6-7 बार अगर पंप कर लिया आपने फास्ट, कि सडनली उठाया फिर कंप्रेस कर दिया, फिर कंप्रेस कर दिया, फिर उठाया फिर कंप्रेस कर दिया गैस को, तो आप सडनली गैस को जब कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ये एग्जांपल आप लोगों को पंप से अगर हवा भरते होंगे या आपने कभी भरी होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि जब आप पंप से हवा भरेंगे, आजकल तो हम क्या करते हैं, जाते साइकिल या बाइसिकल तो खैर आजकल चलाना ही बंद कर दिया, बच्चों ने भी गाड़ियों से ही घूमते, पर बाइसिकल में हम पहले क्या करते थे, जब हम छोटे थे तो पंप से हवा भरने की जगह 1 रुपए 2 रुपए बचाने के चक्कर में खुद ही पंप लगा के हवा भर लेते थे, बचपन की बात है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, जब आप सडनली गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, पंप के अंदर जो हवा है उसको सडनली कंप्रेस करेंगे ताकि वो टायर के अंदर प्रेशर से जा सके, तो सडन कंप्रेशन होता। और आप 5-6 बार 10 बार अगर पंप कर लेंगे फास्ट में तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है पंप। घर पे होगा तो ट्राई करके देखो, या बाहर कहीं दिखे तो एक बार ट्राई करके देखना है, ठीक है। तो आप गैस को सडनली कंप्रेस करेंगे, यहाँ था पिस्टन, मैंने सडनली उसको यहाँ तक लेके आया हूँ, सडन कंप्रेशन, गैस को कंप्रेस किया है, इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन, गैस को कंप्रेस किया है। यहां हम वर्क कर रहे हैं, तो मैंने जो वर्क किया है वो वर्क डन यहां आ गया, इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। तो मेरा वर्क डन, मैंने वर्क किया है गैस पे, तो गैस पे मैंने वर्क किया है तो मेरा वर्क डन वहां कन्वर्ट हो गया इंटरनल एनर्जी में। तो आप किसी गैस को अगर सडनली कंप्रेस करेंगे तो वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो आप पंप का जो एग्जांपल बताया वो एक बार करके देखना आप लोगों ने। रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। इसका रिवर्स इधर बना लेते, वही सिलेंडर है, वही पिस्टन था पहले जैसा है, और यहां गैस है। अब हम उस गैस को सडनली एक्सपांड करेंगे, सडनली एक्सपांड यानी पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, यहां से आगे इधर मूव करने वाले ऊपर की तरफ, यानी गैस को एक्स्ट्रा जगह मिल गई, ठीक है। तो हमने सडनली एक्सपांड किया है तो टेम्परेचर होगा डिक्रीज और इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज, और यहां हमने गैस को किया है एक्सपांड। तो हमको कुछ नहीं करना है, पिस्टन को छोड़ दो, गैस अपने आप पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे या हम लोग मूव करेंगे। तो गैस ने वर्क किया है तो टेम्परेचर डिक्रीज, गैस ने वर्क किया है तो गैस को एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए उसका टेम्परेचर डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज और गैस क्या होती है एक्सपांड। इसका भी एग्जांपल बता दो, आप परफ्यूम तो यूज करते होंगे पर वो वाला परफ्यूम नहीं जिसमें लिक्विड है, गैस वाला परफ्यूम, गैस या नो गैस सुना होगा ना, तो गैस वाला परफ्यूम की कैन लेना और उसको 2-3 सेकंड 4 सेकंड के लिए से दबा के रखना, गैस निकल रही उसमें से, यानी वो परफ्यूम निकल रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो गैस है उसको निकलने की जगह दे रहे हैं, हमने उसको एक्सपांड होने के लिए जगह दिया है। अब आप उस कैन को थोड़ा हाथ लगा के देखेंगे, हमने गैस को एक्सपांड किया है वहां पे, हमने बटन जब दबाया है परफ्यूम का, तो बॉटल मेरे से बनेगी नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं, ड्राइंग खराब है। ये देखो, ये है वो परफ्यूम वाली कैन, ठीक है, यहाँ उसका वो नोजल है, हम इसको प्रेस करेंगे तो यहां से वो परफ्यूम बाहर आएगा, ठीक है, परफ्यूम के साथ अंदर की गैस भी बाहर आएगी, गैस के साथ ही वो परफ्यूम बाहर आता, वैसे बाहर नहीं आ सकता हो, तो गैस के साथ वो परफ्यूम बाहर आ रहा। तो आप लोग उसको थोड़ी देर ओपन करके रखो, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए, ऐसा हमने स्प्रे किया समझो थोड़ी देर के लिए, तो गैस को एक्सपांड होने के लिए जगह दी है। अब आप उस परफ्यूम के कैन को टच करके देखो, आप उसको फील करेंगे कि वो थोड़ा सा ठंडा हुआ है, थोड़ा ठंडा हुआ है,
ठीक है, तो किसी गैस को अगर सडनली कंप्रेस करेंगे, हमने गैस पे वर्क किया है, गैस पे हमने वर्क किया है, तो हमारा वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब इसी को अगर मैं छोड़ दूं तो वो वापस अपनी जगह पे आएगा, इसको भूल जाओ लगे, इसको देखो, इसको अगर मैं छोड़ दूं तो वो वापस अपनी जगह पे आएगा, यानी वो एक्सपांड होगा। अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे को यहां से खाली प्रेशर हटाना है, ये पिस्टन अपने आप अपनी जगह आ जाएगा। गैस ने वर्क किया है मतलब उसकी एनर्जी गई, तो एक्सपांशन में गैस की एनर्जी गई और इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो दो तरीके हो गए, हीटिंग और बाय डूइंग वर्क। तो ये याद रखना, हीट करते समय इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, कूल करते समय इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। कंप्रेस करेंगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, एक्सपांड होने देंगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। ये दो मेथड है जिससे इंटरनल एनर्जी को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। पंप का एग्जांपल करके देखना, परफ्यूम बॉटल का चाहे तो आप लोग करके देख सकते हैं। या समझना, मैंने वर्क किया तो मेरा वर्क डन इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब मैं यहां से हाथ हटा लूं, पिस्टन पे जो दबा के रखा था मैंने वो हटा लूं, तो गैस वापस अपने ओरिजिनल इसमें आने की कोशिश करेगी या और ज्यादा बाहर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। वो पिस्टन पे प्रेशर डालेगी, वर्क गैस कर रही, तो गैस को वर्क करना है मतलब उसकी एनर्जी गई, मतलब इंटरनल एनर्जी कम, एक्सपांशन के। और कंप्रेशन के इस टाइम इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, यानी टेम्परेचर इंक्रीज, या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। तो गैस को सडनली कंप्रेस करेंगे, मैंने गैस पे वर्क किया है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। अब छोड़ दो तो गैस वापस एक्सपांड होंगी। अब गैस वर्क करने वाली है तो उसका एनर्जी का लॉस होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, एक्सपांशन। तो गैस को एक्सपांड करेंगे सडनली तो टेम्परेचर कम होगा, गैस को कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे बाद में काम आने वाला है रेफ्रिजरेटर वगैरह में, तब देखिए। परफ्यूम का एग्जांपल करके देखना, या बाइसिकल का पंप वाला एग्जांपल भी आप लोग करके देख सकते हैं। सडन एक्सपांशन और सडन कंप्रेशन से इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, या हीटिंग और कूलिंग से भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। तो इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे कर सकते हैं, वो दोनों तरीके मैंने बता दिए। याद रखो, जब कंप्रेस करेंगे तो मैं वर्क कर रहा, तो मेरा वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। अब छोड़ दो तो गैस वापस एक्सपांड होगी, यहां या यहां से ज्यादा भी जा सकती है, ठीक है। जितना आप उसको जगह देंगे गैस उतना पिस्टन को मूव कर देगी, ठीक है। तो गैस ने वर्क किया मतलब गैस की एनर्जी कम, टेम्परेचर कम, एक्सपांशन कंप्रेशन दोनों याद रखो। देखते आगे कंटिन्यू करते, पहले इतना देखिए। तो ये जो रिलेशन बता रहा मैं, ये सब Q और U और वर्क डन, इन सब का रिलेशन आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो देखते हैं इसके बाद। पहले ये देखते हैं। तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो तरीके, हीटिंग एंड कूलिंग जो यहां समझाया था, कंप्रेशन और एक्सपांशन जो यहां समझाया, दोनों याद रखना। देखो एक बार आगे चलते हैं। तो बस बेटा ये जो मैं बोल रहा है ये याद रखना, यहाँ पे हम लोग कंप्रेस करते समय हम लोग वर्क कर रहे हैं, वर्क हमने किया है, हमने वर्क किया है, तो मेरा वर्क डन इसमें स्टोर हो गया एनर्जी के फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। अब मैं यहां से हाथ हटा लूं तो गैस वापस एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, यानी अब गैस को वर्क करना है, गैस इज डूइंग वर्क। यहां लिखेंगे हम लोग वर्क इज डन ऑन द गैस, गैस पे हम लोगों ने वर्क किया है। और एक्सपांशन के टाइम लिखेंगे वर्क इज डन बाय द गैस। तो वर्क उसने किया है गैस ने, इसलिए उसका एनर्जी का लॉस हुआ है एक्सपांशन में। और यहां हमने वर्क किया है तो हमारा वर्क डन उसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। तो ये थोड़ा सा याद रखना, वर्ड्स घुमा के पूछा तो पहचान जाना चाहिए। वर्क इज डन ऑन द गैस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। वर्क इज डन बाय द गैस, गैस ने वर्क किया मतलब उसकी एनर्जी गई। वर्क इज डन बाय द गैस, इंटरनल एनर्जी। ये थोड़ा सा याद रखना, वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना। देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। इनको रिलेट करने वाला लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो देखते हैं। अब देखो, अब देख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं ना, नहीं पे आया तो ध्यान रखना। F L O और ये T, तो शॉर्ट में इसको ऐसा लिखते हैं F L O T। तो कहीं पे ऐसा आया तो समझ जाना F L O T का मतलब होता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो F L O T फर्स्ट
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा लिखा तो समझ जाना। तो सपोज, और याद रखना ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, अभी समझाएंगे बाबू। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। fill in the blank के लिए याद रखना फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो सपोज दिस इज अ कंटेनर जिसमें हम गैस ले रहे हैं, और ये पिस्टन अब मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन जो मूव हो सकता है और एयर टाइट है, गैस को बाहर निकलने नहीं देगा। तो इसके अंदर गैस है, ठीक है। अब हम इसको हीट करने वाले हैं। तो जैसे ही आप गैस को हीट करने की कोशिश करेंगे, तो ये पहले एटीजी में समझाया, तो गैस गर्म होगी, एक्सपांड होंगी तो वॉल्स पे प्रेशर डालेंगे, तो प्रेशर इस पे भी पड़ेगा पिस्टन पे, और पिस्टन मूव हो जाएगा आगे अपवर्ड डायरेक्शन में, पिस्टन मूव हो गया। तो यहां हुआ वर्क डन, एनर्जी सप्लाई हुई Q, और टेम्परेचर चेंज हुआ उसका इंटरनल एनर्जी। ये समझाया जब मैंने लिया था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को ऐसे ही हीट करते हैं। हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं Q, suppose it is 10 joule, it is used in two ways, a small amount is used to do work and remaining appear as internal energy, यानी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बस हमको यही लिखना है 10 is equals to 8 plus 2। तो वही हम लिखने वाले हैं। ध्यान दो कि हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो दो पार्ट में यूज हो रही, कुछ एनर्जी यूज हो रही पिस्टन को मूव करने में यानी वर्क डन, और कुछ एनर्जी यूज हो रही टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी यानी टू इंक्रीज द टेम्परेचर। देखो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल्स टू, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है एनर्जी, U प्लस वर्क डन। देखो तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी जब हीट देंगे, तो सिर्फ इतना याद रखो यहां हम U की जगह डेल्टा U कर देंगे, du लिख सकते हैं बस। दिस इज इक्वेशन 1 लिख लो या तो, एंड यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप स्टेटमेंट में यही लिख सकते हैं, या दूसरा भी स्टेटमेंट बता दूंगा। एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम, ये Q, इट इज यूज्ड इन टू वेज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, या तो इंक्रीज होंगी या डिक्रीज, कूल करेंगे या हीट करेंगे उसके हिसाब से, एंड सम पार्ट इज यूज्ड टू डू वर्क। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस W। ये भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं आप कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी सप्लाइड एंड वर्क डन। तो देखो एनर्जी सप्लाइड है 10, वर्क डन है 2, यानी क्या मिला 8, क्या मिल गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। देख लो एक बार, ठीक है। तो Q is the amount of heat added to the system, W is the work done, and delta U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये वर्क डन है। ये एनर्जी सप्लाइड, ये वर्क डन, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी में से वर्क डन माइनस कर दो, ये मिल जाएगा। ये दोनों में से कुछ भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो चलेगा। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी सप्लाइड एंड वर्क डन, या ये भी बोल सकते हैं एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूज्ड इन टू वेज, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड आल्सो टू डू वर्क। तो ये दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और इक्वेशन दोनों लिखना, और ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रखो एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी तो पार्ट में डिवाइड हुई, तो याद रखना इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक मार्क के लिए भी आ सकता है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, तो सिर्फ इतना लिखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काम खत्म। एक मार्क का भी क्वेश्चन है आप लोगों को बोर्ड में, वो भी आ सकता है, या 2 मार्क के लिए आया तो स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इक्वेशन लिख के ही उसका स्टेटमेंट है। क्या लिखेंगे, इस पर से लिखना है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा U, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी सप्लाइड एंड वर्क डन, या ये लिख सकते एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूज्ड इन टू वेज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड सम पार्ट इज यूज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट द एनवायरनमेंट के अगेंस्ट पुश करने में जो वर्क लगा वो। याद रखना इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो एक बार फिर कुछ कंडीशंस बताया था वो ध्यान रखना, कितना मतलब।
दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए अलग से आ सकता. अब देखो आगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है. क्यू के बारे में बता रहा था पहले. पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे? जब हम हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को. हम हीट सप्लाई कर रहे हैं टू सिस्टम. हीट सप्लाई कर रहे हैं मतलब हीट एब्सॉर्ब होगी, एनर्जी सप्लाई है, पॉजिटिव. नेगेटिव कब लेंगे? हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम. यानी यहां हम सिस्टम को हीट करेंगे, यहां हम सिस्टम को कूल करेंगे. तो कूल कर रहे हैं. तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव कब लेना? जब हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं उसको. और हीट रिमूव जब करेंगे यानी कूल कर रहे हैं तो नेगेटिव लेना क्यू की वैल्यू. वर्क डन के बारे में जानना. वर्क डन के बारे में बता देता. वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव. वर्क डन पॉजिटिव लेंगे जब एक्सपांशन कर रही गैस. गैस एक्सपांड हो रही. गैस एक्सपांड हो रही. गैस वर्क करेगी ना. मैंने पहले ही बताया कि आप कंप्रेस करके गैस को रखा है, अब उसको छोड़ दो तो सडनली गैस एक्सपांड होगी. गैस एक्सपांड हो रही, गैस वर्क कर रही, तो वर्क डन पॉजिटिव लेना. और अगर गैस कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग तो वर्क डन नेगेटिव. ध्यान रखना. तो नेगेटिव पॉजिटिव कब लेना है वो देखना. तो हम यहां ऐसा भी लिख सकते हैं एक्सपांशन में वर्क डन. पहले वाले केस में बताया था मैंने, वर्क डन बाय द गैस. और कंप्रेशन में वर्क इज डन ऑन द गैस. दोनों का मीनिंग याद रखना. गैस वर्क कर रही मतलब खुद एक्सपांड हो रही तो पॉजिटिव लेना वर्क डन. और हम कंप्रेस कर रहे तो वर्क इज डन ऑन द गैस, तब वर्क डन लेना गैस के लिए नेगेटिव. ये याद रखो. हीट हम सप्लाई कर रहे हैं तो Q की वैल्यू पॉजिटिव. हीट हम रिमूव कर रहे हैं यानी सिस्टम को कूल कर रहे हैं तो नेगेटिव. वर्क गैस कर रही यानी एक्सपांड हो रही तो वर्क डन पॉजिटिव. गैस पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, वर्क इज डन ऑन द गैस. कंप्रेस कर रहे गैस को तो वर्क डन लेना नेगेटिव. देखो याद रखो. अब देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इसको लेंगे पॉजिटिव कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ठीक है. और नेगेटिव लेंगे कब? जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा. बस इतना याद रखना. देखो एक बार तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो याद रखना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज तो चेंज पॉजिटिव. टेम्परेचर डिक्रीज तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज मतलब चेंज नेगेटिव. तो ये याद रखो. ये मेनली याद रखो. वर्क डन बाय द गैस. गैस ने एक्सपांड होने के लिए खुद वर्क किया है तो वर्क डन पॉजिटिव. हम कर रहे हैं वर्क, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं हम तो गैस का वर्क डन नेगेटिव. वर्क इज डन ऑन द गैस, कंप्रेशन नेगेटिव. वर्क डन बाय द गैस, गैस वर्क कर रहा खुद, पॉजिटिव वर्क. ये गैस के लिए लिखा है हमने. अगर किसी ने पूछा हम वर्क कर रहे हैं, हम कंप्रेस कर रहे हैं तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव. ठीक है. कंप्रेशन में हमारा, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, मैं कंप्रेस कर रहा तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव. मेरा पॉजिटिव, गैस का नेगेटिव. गैस एक्सपांड हो रही वो मेरे पे वर्क कर रही. ठीक है. गैस का वर्क डन पॉजिटिव, गैस ने वर्क किया है मेरे पे किया है तो मेरा वर्क डन नेगेटिव. तो उलझना नहीं वर्ड्स में. फिर से सुनना. गैस को मैं कंप्रेस कर रहा, मैं फोर्स लगा रहा तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव, गैस का वर्क डन नेगेटिव. गैस फोर्स लगा रही है एक्सपांड करने के लिए तो गैस का वर्क डन पॉजिटिव, मेरा यानी एनवायरनमेंट का वर्क डन नेगेटिव. तो समझना थोड़ा सा. देख लो फिर आगे चलते हैं. देखो अब देखो कुछ एग्जांपल बता देता. सपोज ऐसे हीट करेंगे. याद है कैसे हीट कर रहे हैं? गैस इसके अंदर कंटेनर पैक है, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट कर रहे हैं. तो पहले ही बताया था जब
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन बताया था कि जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम में गैस को हीट करेंगे तो टोटल एनर्जी जो आप सप्लाई करेंगे इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, वही बताया। ये देखिए ये ऐसे अंदर हम इसको हीट कर रहे हैं, ये हम इसको हीट कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं क्यू, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू। अब हम गैस को पैक रखा है, उसको एक्सपांड होने के लिए जगह ही नहीं दे रहे, तो वर्क डन की वैल्यू जीरो। अगर मैं वर्क डन की वैल्यू यहाँ या यहाँ कहीं पे भी जीरो डाल दो तो हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू, यानी आप जितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे उससे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, यानी टेम्परेचर चेंज होगा। देखो तो अब Q की वैल्यू अगर पॉजिटिव है यानी आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो डेल्टा U भी पॉजिटिव आएगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और अगर आप एनर्जी निकाल रहे हैं उसको ठंडा कर रहे हैं तो Q की वैल्यू निगेटिव, सो डेल्टा U इज आल्सो निगेटिव, यानी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हीट करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज, कूल करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज। देखो ये केस दूसरी भी बता पहले, तो यहाँ वर्क डन जीरो था। एक्सपांशन और कंप्रेशन का भी बता रहे, और तीनों का एक साथ में जो फर्स्ट डायग्राम बनाई थी समझाते समय, एनर्जी सप्लाई करेंगे दो पार्ट में डिवाइड होगी, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, वो तो हो ही चुका है। तो एक में हमने वर्क डन जीरो ले लिया, ठीक है, अब हम एनर्जी सप्लाई जीरो लेंगे। अब वर्क करने वाले हैं कंप्रेस या एक्सपांड, वो भी लॉजिक समझ लो। तीनों का जो साथ में था वो तो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में जो समझाया था उसमें ये बता दिया था, तीनों का साथ में लेके। अब हम एक इसमें वर्क डन जीरो लिए यहाँ पे, अब एक इसमें एनर्जी सप्लाइड जीरो लेंगे, वर्क डन रखेंगे, देखते उसका, ये देखो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखना, स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, याद रखो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड थिंग, अब हम एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे, यानी गैस को हम क्या तो एक्सपांड करेंगे या कंप्रेस करेंगे। तो पहले कंप्रेस का ले लेते। मैंने पहले भी बताया ये आज की वीडियो में कि जब आप गैस को सडनली कंप्रेस करेंगे, यानी इधर कंप्रेस किया है सडनली, तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। इससे आता क्या वो भी देख लेंगे। अब यहाँ मैं हीट करने वाला सिंबल नहीं बना रहे, यानी हम एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे, क्यू की वैल्यू जीरो। अब प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, सो हम लिखेंगे वर्क इज डन ऑन द गैस, गैस पे वर्क कर रहे हैं, तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव क्योंकि मैं वर्क कर रहा, गैस का वर्क डन नेगेटिव, याद रखो गैस का वर्क डन नेगेटिव। अब यहाँ इक्वेशन में डालते हैं, सो डेल्टा यू, क्यू की वैल्यू जीरो डाल दो, इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये सामने माइनस यानी प्लस हो गया, सो डेल्टा यू इज पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज। वही मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पंप का एग्जांपल बताया था कि आप गैस को सडनली कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो यहाँ पे आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। हम एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे, हम उसको गर्म नहीं कर रहे, हमने सडनली कंप्रेस किया, मैंने वर्क किया सॉरी मैंने वर्क किया, मेरा वर्क डन पॉजिटिव, बट गैस का वर्क डन नेगेटिव। अभी बताया था वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव कब लेना, तो वहां देख लो वर्क इज डन ऑन द गैस, गैस पे वर्क किया है तो उसका वर्क डन नेगेटिव। अगर गैस खुद वर्क करेंगे एक्सपांड होने के लिए तो वर्क डन पॉजिटिव। तो अभी देखिए मैंने वर्क किया, मैंने कंप्रेस किया तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव, बट गैस का वर्क डन नेगेटिव, गैस का वर्क डन नेगेटिव यानी ये वैल्यू नेगेटिव और ऑलरेडी माइनस साइन है, क्यू की वैल्यू जीरो डाल देना, ऑलरेडी माइनस है, वो माइनस और ये माइनस प्लस, डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, तो याद रखो वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क डन नेगेटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज। दूसरा भी देखते हैं, फिर से वही एग्जांपल है, बट गैस अभी यहां है कंप्रेस फॉर्म में, अब हम उसको एक्सपांड होने के लिए जगह देंगे। अब उल्टा जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, एक्सपांड होने के लिए जगह देंगे, एक्सपांड होने के लिए जगह दे रहे हैं, तो Q की वैल्यू जीरो है, हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे, हम गर्म नहीं कर रहे उसको, बट सिर्फ वर्क कर रहे हैं। अब हम गैस को एक्सपांड होने के लिए जगह दे रहे हैं, हम प्रेशर हटा लेंगे, गैस एक्सपांड होगी अपने आप,
ठीक है। सो वर्क डन, सो हम यहां लिखेंगे वर्क इज डन बाय द गैस, ऑन द गैस नहीं है, बाय द गैस, गैस वर्क कर रही तो वर्क डन पॉजिटिव। तो मैंने पहले भी बताया अगर गैस को एक्सपांड करेंगे तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, देखते आता क्या। वर्क याद रखना, वर्क इसके पहले लिखा था वर्क इज डन ऑन द गैस, हमने कंप्रेस किया था, गैस पे वर्क किया था, तो वर्क डन गैस का नेगेटिव, मेरा पॉजिटिव। अब गैस हमारे पे वर्क कर रही तो गैस का वर्क डन पॉजिटिव, ये लिखा है। वर्क इज डन बाय द गैस, ये याद रखना, गैस वर्क कर रही तो उसका वर्क डन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ये माइनस है, तो डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव। डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर कम मतलब इंटरनल एनर्जी कम, वही लॉजिक। गैस ठंडी हो जाएगी तो गैस को सडनली एक्सपांड करेंगे तो गैस ठंडी हो जाएगी, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, परफ्यूम का एग्जांपल बताया था, वही आगे देखते हैं। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक केस में वर्क डन 0 लेके बता दिया, एक केस में एनर्जी सप्लाई 0 लेके बता दिया। अगर दोनों भी 0 है तो इंटरनल एनर्जी भी 0 हो तो कोई मतलब ही नहीं है, ना तो गैस को हीट कर रहे हैं ना कोई वर्क कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होना ही नहीं है, तो वो एग्जांपल कोई मतलब नहीं है, याद रखना। तो लिख भी देते हैं पहले। तो अगर आप एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे, Q की वैल्यू 0, आप वर्क भी नहीं कर रहे, W की वैल्यू 0, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, उसकी भी वैल्यू 0, जितना टेम्परेचर है गैस का उतना ही रहेगा। तो एक बार हमने वर्क डन 0 लेके बता दिया, एक बार हमने Q लेके 0 बता दिया, ये तो क्या रहेगा इंटरनल एनर्जी का वो बता दिया, तो वो थोड़ा सा याद रखना। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक बार ये देख लो। अब देखो इंटरनल एनर्जी और एनर्जी सप्लाई का हो चुका है, अब हम ले रहे हैं वर्क डन का इक्वेशन। जब एक गैस एक्सपांड होगी तो वर्क डन का इक्वेशन ले रहे हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम यानी एक्सपांशन ले रहे हैं, ध्यान दो। दिस इज सपोज कंटेनर और ये पिस्टन है अभी फिलहाल यहाँ पे, और इसके अंदर है गैस, हीट नहीं करने वाले हम, इसको एक्सपांड करना है हम लोगों को यहां तक, यहां से यहां तक एक्सपांड करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है। तो हम यहां लिखेंगे कि वर्क इज डन बाय द गैस, गैस ने वर्क किया तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव, उसी वर्क डन का इक्वेशन निकालना है। Vi, it is initial volume, and Vf, it is final volume. तो पहले गैस कितने वॉल्यूम में थी, अब गैस कितने वॉल्यूम में आ गई, तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है पिस्टन की, ठीक है। A is the area of the piston, जिसपे प्रेशर या फोर्स लगने वाला है, A is the area of piston, okay. So pressure is equals to force upon area, so we can write force is equals to pressure into area at initial state. This is equation number 1. अब जब वो यहां से यहां तक पहुंचेगा, गैस एक्सपांड हो रही तो डेफिनेटली प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा मतलब फोर्स भी चेंज होगा। तो ऐसे टाइम पे आप सादा फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे के लिए हमने बहुत बार यूज किया ऐसा कि स्मॉल वर्क डन निकाला, तो पहले हम पिस्टन को एकदम यहां तक नहीं यहां तक लिखे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो उसके लिए जो वर्क डन मिलेगा वो रहेगा स्मॉल वर्क डन, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। अब आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इतना स्मॉल है कि फोर्स अप्रोक्सीमेटली हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। अदरवाइज यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस x ले ले हम लोग, तो अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला लगा देते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे गैस एक्सपांड होती जाएंगी फोर्स कम होते जाएंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, याद रखना जहां पे फोर्स कांस्टेंट है वहीं पे वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगेगा।
अदरवाइज पहले आप स्मॉल वर्क डन निकालो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx, यानी फोर्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब टोटल वर्क डन अगर निकालना है आप लोगों को, तो इस वर्क डन को इंटीग्रेट कर दो, तो ऐसे स्मॉल यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ऐसे स्मॉल वर्क डन इंक्रीज करेंगे। कहां से कहां तक इंक्रीज करना है, ऐड करना है इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल तक। देखो इतना समझ, तो हमको यहां से यहां तक वर्क डन निकालना है, पर फोर्स चेंज हो रहा है, इसलिए पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। ऐसा हमेशा कर रहे हैं हम लोग, बहुत बार यूज किया है ये हम लोगों ने। तो पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया dx, उसके लिए वर्क डन निकाल लिया, और उसके लिए ये सादा फॉर्मूला लग सकता, क्योंकि फोर्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगा, इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां से यहां तक का पूरा वर्क डन निकालना है, तो ऐसे छोटे 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 वर्क डन ऐड करना है, ऐड करना मतलब इंटीग्रेट करना है। देखो यहां तक समझेगा, ठीक है। तो वैल्यू डाल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये vi और ये vf, वर्क डन की जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह p इनटू a, यही चेंज करो बेटा, आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में करना। देखो पहले हमने वर्क डन का फॉर्मूला डाल दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स की जगह मैं डाल रहा p इनटू a, ठीक है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट इसमें करना है p इनटू a। अब देखो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये अगर ये पिस्टन की एक जगह, ये पिस्टन की दूसरी जगह, ये तो इसको बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहां से यहां तक गया, तो पहले वॉल्यूम इतना था, अब इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो चेंज इन वॉल्यूम लिखेंगे a इनटू dx को, ठीक है। तो डायग्राम बचा है, यहां आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन vi vf नहीं लिख रहे अभी, ये आ गया p और ये आ गया dv, देखिए लिख ही देते हैं vi vf, ये p और ये dv, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। या अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे तो dv का आंसर v, सो वर्क डन कैन बी रिटन एज p इन ब्रैकेट vf माइनस v। देखो ये लिख दो, लगे p कांस्टेंट बाहर और dv का आंसर v, और ये बचेगा vi और ये vf, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। या फिर ये बेसिक फॉर्मूला है, और ये याद रखो। अगर हम बोले कि प्रेशर कांस्टेंट है, अगर मान लो मैं बोल रहा प्रेशर कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर पिस्टन पे, तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर बार, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर प्रेशर भी चेंज हो रहा तो p dv वैसे ही रखेंगे अंदर, और ये इक्वेशन ही यूज करेंगे। देखो तो हम प्रेशर कांस्टेंट लेंगे, तो फिर ये वाला फॉर्मूला इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट बाहर, dv का डेरिवेटिव v, dx का x, वैसे dv का v, vi vf, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। देखो तो प्रेशर कांस्टेंट लेंगे, इसलिए प्रेशर को हमने बाहर निकाल लिया। अच्छा, प्रेशर फिर से मैं बोल रहा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रेशर और फोर्स दोनों चेंज होते हैं। अगर मैं बोल रहा प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम यहाँ एक लाइन डाल देंगे, ये जो इक्वेशन हमने, ये तो बेसिक इक्वेशन हो गया, ये जो इक्वेशन कन्वर्ट किया है हमने, इट इज फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम यानी इतना सा वॉल्यूम चेंज हुआ है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। अदरवाइज याद रखना, ज्यादा वॉल्यूम चेंज हो रहा तो प्रेशर और फोर्स दोनों चेंज होते। बट अब मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, अगर दोनों चेंज हो रहे प्रेशर और वॉल्यूम, ये इक्वेशन यूज करेंगे। बट अगर मैं स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम बोल रहा, तो मैं प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर करके बाहर निकाल लूंगा, क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम चेंज हुआ तो अभी बोला फोर्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। अदरवाइज याद रखना, ज्यादा एक्सपांशन है तो प्रेशर और फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अगर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है तो फिर हम ये वाला भी फॉर्मूला यूज करेंगे। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम बोला है तो प्रेशर को हम बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, dx स्मॉल है तो dx into a, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अगर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है तो ही p कांस्टेंट रहेगा। अगर यहां से यहां तक ले रहे पूरा, तो फिर ये इक्वेशन यूज करना, ये इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये इक्वेशन यूज वहां करना जहां प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम चेंज स्मॉल है। अगर वॉल्यूम चेंज ज्यादा है तो प्रेशर और फोर्स दोनों चेंज होंगे, याद रखना। तो ये चेंज इन वॉल्यूम स्मॉल है, इसलिए p हमने कांस्टेंट कंसीडर करके बाहर निकाल लिया। अदरवाइज दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्क डन, ये नहीं, ये
और अगर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम बोला तो पी को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और ये आंसर मिल जाएगा। तो यहां लिखना लास्ट में, दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्क डन फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा तो फिर ये इक्वेशन यूज करेंगे, वहां प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर को बाहर नहीं निकाल सकेंगे। ध्यान रखना, देखो नोट कर रहे हैं, और वो लास्ट लाइन लिखना मत भूलना, फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, पी को कांस्टेंट कंसीडर किया हम लोगों ने। ये जो बता रहा हूं वो लिखना नहीं बेटा, नोट वाला पॉइंट ध्यान दो। वर्क डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस, गैस वर्क कर रही है, तो यानी एक्सपांशन ले रहे हैं हम लोग, एक्सपांशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। सो जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला था P VF माइनस VI, तो VF ग्रेटर है तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव। वो जो स्टार्टिंग से वही बोल रहे कि गैस वर्क कर रहे तो उसका वर्क डन पॉजिटिव, इक्वेशन से भी वही आएगा। तो ये लॉजिक थोड़ा सा ध्यान रखना, सिलेंडर को थोड़ा टेढ़ा बना रहे, ऐसा एक्सपांशन हो रहा है यानी पिस्टन इधर मूव हो रहा, तो ये गैस का मॉलिक्यूल इसको आके कोलाइड होगा और अपनी एनर्जी उसको देगा मूव करने के लिए, पिस्टन को दूर मूव करने के लिए। मतलब इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, प्रेशर लिखने की जगह वर्ड में लिख देते हैं, लीनियर मोमेंटम का क्या हुआ है, लॉस, यानी उसने कोलाइड हुआ और उसने एनर्जी दे दिया किसको, पिस्टन को धक्का मारने के लिए, उसका मोमेंटम का लॉस हुआ, तो पिस्टन का मोमेंटम क्या हुआ, गेन। ठीक है, तो इसका लॉस हुआ, मोमेंटम दिया है उसने पिस्टन में, पिस्टन को सॉरी, तो वर्क डन पॉजिटिव। देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, एक्सपांशन दिया है, कंप्रेशन का भी बता देता आगे चलते। तो गैस ने जो वर्क किया है वो पॉजिटिव। अब कंप्रेशन का बता दो, ये समझ में आया ना, मॉलिक्यूल कोलाइड होगा उसको जाके और अपना मोमेंटम उसको देगा और ये आगे मूव होगा, तो याद रखना मॉलिक्यूल का मोमेंटम का लॉस हुआ है, पिस्टन का मोमेंटम गेन हुआ है, ध्यान रखना एक्सपांशन हुआ, वर्क डन पॉजिटिव। दूसरा ये लिखना नहीं है डेरिवेशन में, डेरिवेशन आया वर्क डन का तो 2 मार्क के लिए आएगा, ये सब लिखना नहीं है उसमें। अब हम ले रहे वर्क इज डन ऑन द गैस, हम वर्क करने वाले हैं गैस पे, तो वर्क डन आना चाहिए निगेटिव और हम कर रहे हैं कंप्रेशन, गैस को कर रहे हैं हम लोग कंप्रेस। देखते हैं, सो वर्क डन का फॉर्मूला है P VF माइनस VI, कंप्रेस कर रहे हैं मतलब फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल कम, कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये आंसर निगेटिव। देखो आ गया वर्क डन निगेटिव, जो स्टार्टिंग से बोल रहे थे वो सिर्फ करके बता रहे, यहां समझना, पिस्टन आगे मूव हो रहा और वो मॉलिक्यूल को आगे धक्का मारेगा, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे, पिस्टन आके उसको धक्का मारेगा, हम कंप्रेस कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूल को धक्का मारेंगे, ठीक है, तो पिस्टन का अब मोमेंटम लॉस होगा, पिस्टन का मोमेंटम लॉस हुआ है और अब इसको पुश किया है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, धक्का मारे ना उसको आगे, पहले इसने पिस्टन को धक्का मारा तो पिस्टन का मोमेंटम गेन हुआ, अब कंप्रेस करते समय पिस्टन मॉलिक्यूल को धक्का मार रहा, समझ में आ रहा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, यानी लीनियर मोमेंटम का क्या हुआ है, गेन। तो यहां पिस्टन का लॉस हुआ है मोमेंटम और मॉलिक्यूल ने वो मोमेंटम गेन किया है, गेन किया है उसने वो मोमेंटम, पुश किया है उस मॉलिक्यूल को हमने, तो उसने मोमेंटम गेन किया है। देखो, और गैस का वर्क डन नेगेटिव, पिस्टन ने वर्क डन किया है, पिस्टन का पॉजिटिव, गैस का नेगेटिव किया है। देखिए ये फिल द ब्लैंक में याद रखना कि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम गेन हुआ है मॉलिक्यूल का, और जो पहले बताया था उसमें लीनियर मोमेंटम इसका लॉस था, पिस्टन का गेन था, अब पिस्टन का लॉस है, इसका गेन है, लॉजिक समझना, पिस्टन ने आके उसको धक्का मारा है तो इसकी वेलोसिटी कम थी, अब पुश की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, यानी इसका लीनियर मोमेंटम बढ़ा है और इसका लीनियर मोमेंटम कम हुआ है, वर्क डन ऑन द गैस, तो वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यहां तक देख लेंगे, ये है नोट में लिखा हुआ, नोट्स में देख लेंगे।
समझ लो उसको, हाँ, कब मोमेंटम लॉस हो रहा है और कब गेन हो रहा है और क्यों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। अच्छे से पढ़ना बेटा, अभी बेसिक ले रहे हैं, आगे सिस्टम्स आएंगे अलग अलग, केमिस्ट्री में भी होगा, तो केमिस्ट्री का थोड़ा सा आप लोगों ने देख के रखना। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो सब हम यहाँ लेने वाले हैं, पर हम फिजिक्स के रिलेशन में लेंगे हम। तो केमिस्ट्री में भी शायद आप लोग का हुए होंगे, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, तो ये सारे प्रोसेस हम लेने वाले हैं आगे। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।